सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम राजस्थान जीके के प्रश्न तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में वैदिक संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्नोत्तर का भी अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है और हम बड़े इंजॉय के साथ, आनंद के साथ अपने प्रश्नोत्तर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और प्रश्नोत्तर को गति देते हैं। शुरुआत हम जो साधारण प्रश्न है वहीं से कर रहे हैं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 10.41%। राजस्थान को मरुकांतर किसने कहा? वाल्मीकि जी ने कहा था। राजस्थान को मरुकांतर वाल्मीकि जी ने कहा था। ऋग्वेद में राजस्थान का क्या नाम था? ब्रह्मवृत नाम था ऋग्वेद में राजस्थान का। राजस्थान शब्द का उपयोग राजस्थानानियादित्य किस शिलालेख में मिलता है? तो बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख में, और ये विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण किया गया था। तो बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख में मिलता है राजस्थानानियादित्य। राजस्थान को राजपूताना की संज्ञा किसने दी? जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना की संज्ञा दी। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान को क्या कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान को क्या कहा? रायथान कहा था। रायथान नाम से संबोधित किया था। कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का नाम बताइए। कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का नाम एनल्स एंड एटिक्रिटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एटिक्रिटीज ऑफ राजस्थान कर्नल टॉड की पुस्तक का नाम है। कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का दूसरा नाम है। कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का सबसे पहले अनुवाद किसने किया? सबसे पहले अनुवाद गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कर्नल टॉड की पुस्तक का सबसे पहले अनुवाद किया। आगे चलते हैं। कर्नल जेम्स टॉड किस प्रांत के पॉलिटिकल एजेंट थे? मेवाड़ प्रांत के पॉलिटिकल एजेंट थे, यानी उदयपुर प्रांत के पॉलिटिकल एजेंट। 1818 से 1821 तक ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। घोड़े वाले बाबा के नाम से किसको जाना जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को जाना जाता है। वृहद राजस्थान का गठन कब हुआ? वृहद राजस्थान का गठन कब हुआ? 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का गठन हुआ था। 30 मार्च 1949। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो जिस दिन वृहद राजस्थान का गठन हुआ उसी तारीख को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है, 30 मार्च को। राजस्थान के लिए राजस्थान नाम विधिवत रूप से कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी सन 1950 को। राजस्थान के लिए राजस्थान नाम विधिवत रूप से 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। राजस्थान के पहले राज प्रमुख कौन थे? महाराज स्वाभिमान सिंह राजस्थान के पहले राज प्रमुख थे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री थे। राजस्थान में पहली बार आम चुनाव कब हुए? 1952 में पहली बार आम चुनाव हुए थे। 1952 में हुए आम चुनाव के बाद राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? तो श्री टीकाराम पालीवाल हैं। वो 1952 में हुए आम चुनाव के बाद राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद कब समाप्त कर दिया गया? राज प्रमुख है वही, राज प्रमुख का पद कब समाप्त कर दिया गया?
और उनके स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया 1 नवंबर 1956। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने? राजस्थान के पहले राज्यपाल, तो राजस्थान के पहले राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने। और राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। राजस्थान के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कौन सा जिला है जहां से कर्क रेखा गुजरती है? बांसवाड़ा जिले के मध्य से, यानी बांसवाड़ा जिले के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। और आगे देखिए, बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नजदीकी शहर है तथा कर्क रेखा डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती है। देखिए, बांसवाड़ा शहर के तो मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर शहर है उसको, डूंगरपुर जिला है उसको स्पर्श करती है। ठीक है। बांसवाड़ा जिले की कौन सी तहसील से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये कुशलगढ़ तहसील से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील से होकर कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी कहां पर पड़ती हैं? तो सीधी कहां पर पड़ेंगी? बांसवाड़ा में पड़ेंगी, सीधी सी बात है, कर्क रेखा से एकदम नजदीक। कर्क रेखा से अधिकतम दूरी पर कौन सा जिला है? अधिकतम दूरी पर कौन सा जिला है राजस्थान का? तो राजस्थान का श्री गंगानगर है कर्क रेखा से अधिकतम दूरी पर। राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी कहां पर पड़ती हैं? सूर्य की किरणें तिरछी कहां पर पड़ती हैं? श्री गंगानगर में पड़ती हैं सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी। कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई उत्तर से दक्षिण लंबाई में कितने किलोमीटर का अंतर है? पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में कितने किलोमीटर का अंतर है? 43 किलोमीटर का अंतर है। ये राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में कितने किलोमीटर का अंतर है? 43 किलोमीटर का। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखाएं कहां पर एक दूसरे को काटती हैं? पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखाएं कहां पर एक दूसरे को काटती हैं? तो ये नागौर में काटती हैं। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम कितना लंबा है? 869 किलोमीटर। चलिए, राजस्थान के सबसे उत्तरी छोर पर बसा हुआ गांव कौन सा है? राजस्थान का जो सबसे उत्तरी छोर है उस पर बसा हुआ गांव है कोणा गांव और ये गंगानगर जिले में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के सबसे दक्षिणी छोर पर बसा हुआ गांव कौन सा है? बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है। तो पश्चिम नहीं, दक्षिणी छोर पर, तो राजस्थान के दक्षिणी छोर पर बसा हुआ गांव बोरकुंड गांव है कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। चलिए, राजस्थान के सबसे पूर्व के छोर पर बसा हुआ गांव कौन सा है? पूर्व के छोर पर सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर में। तो सिलाना गांव है राजाखेड़ा के अंदर और धौलपुर जिला है। पूर्व का छोर है राजस्थान का, उस पर। राजस्थान के सबसे पश्चिम के छोर पर बसा हुआ गांव कौन सा है? कटरा फतेहगढ़ सम जैसलमेर। कटरा फतेहगढ़ सम जैसलमेर। अगला प्रश्न अपना है, राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहां पर होता है? धौलपुर जिले के सिमाना गांव में। तो सूर्योदय सीधी सी बात है धौलपुर जिले के सिवाना गांव में होगा क्योंकि वही लास्ट गांव है।
राजस्थान में सबसे बाद सूर्यास्त कहाँ होता है? कटरा गांव। जैसलमेर में सबसे बाद सूर्यास्त होता है, क्योंकि आखिरी गांव इस साइड का यही है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है। राजस्थान का देशांतर विस्तार कितना है? राजस्थान का देशांतर विस्तार, तो देशांतर विस्तार है 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। देखिएगा, देशांतर विस्तार है 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? कौन सा जिला है जिसको प्रवेश द्वार कहा जाता है? भरतपुर को। और अलवर और भरतपुर दोनों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आते हैं। राजस्थान के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। गुरु शिखर सिरोही जिले में माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। राजस्थान के किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के जोधपुर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है। चलिए, राजस्थान राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर राजस्थान राज्य की स्थलीय सीमा की लंबाई है। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा की तरफ बढ़ती है? राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा की तरफ बढ़ती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। चलिए, राजस्थान के किस भूभाग पर सर्वाधिक वर्षा होती है? दक्षिण पूर्व भूभाग पर। दक्षिण पूर्व भूभाग पर सबसे ज्यादा बरसात होती है। राजस्थान के वर्तमान स्वरूप का गठन कब हुआ? वर्तमान स्वरूप का गठन तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो अस्तित्व में आया था। गठन के समय राजस्थान में कितने जिले थे? तो 26 जिले थे राजस्थान में जब राजस्थान का गठन हुआ तब। 26वां जिला अजमेर 1 नवंबर 1956 को बना था। ठीक है। 27वां जिला बना धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को। तो 27वां जिला बना धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को। 28वां जिला बना 12 और 10 अप्रैल 1991 को। 29वां जिला बना दौसा और ये भी 10 अप्रैल 1991 को बना था। और 30वां जिला बना राजसमंद और ये भी 10 अप्रैल 1991 को। तो 12, दौसा और राजसमंद तीनों 10 अप्रैल 1991 को बने थे और धौलपुर बना था 15 अप्रैल 1982 को। चलिए, 31वां जिला बना हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को। 12 जुलाई 1994 को। 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997 को बना था। और 33वां है 33वां जिला बना प्रतापगढ़ और 26 जनवरी 2008 को। 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को। उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? सिरोही जिले में है। उड़िया का पठार है वो राजस्थान के सिरोही जिले में है। चलिए, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तानी है? 2/3 भाग रेगिस्तानी है। तो राजस्थान के क्षेत्रफल का 2/3 भाग क्या है? रेगिस्तानी है। थार के रेगिस्तान का कुल कितना राजस्थान में है? थार के रेगिस्तान का कुल कितना राजस्थान में है? तो 58% राजस्थान में है। 2/3 भाग तो रेगिस्तानी है और 58% थार का रेगिस्तान है उसका भाग है। राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है? आकल गांव जैसलमेर में स्थित है जीवाश्म पार्क। राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? सांबर झील, जो समुद्र तल से भी नीचे है। तो सांबर झील है और ये समुद्र तल से भी क्या है? नीचे है।
राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है? विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है। चलिए, कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिले के किस गांव के नजदीक स्पर्श करती है? चीखली गांव के नजदीक स्पर्श करती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर जिले का जो चीखली गांव उसके नजदीक से स्पर्श करती है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है, जिसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। श्री गंगानगर 210 किलोमीटर है। बीकानेर 168 किलोमीटर है इस पर, और जैसलमेर 464 किलोमीटर, और बाड़मेर से लगती है 228 किलोमीटर। तो कुल 1070 किलोमीटर है, जिसका नाम रेड क्लिफ है। गंगानगर की 210 किलोमीटर की लगती है, बीकानेर की 168 किलोमीटर की, जैसलमेर की 464 किलोमीटर की, तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर की, और बाड़मेर की 228 किलोमीटर। तो क्रम से जैसलमेर की, बाड़मेर की, और फिर गंगानगर की और बीकानेर की। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? राज्य से 89 किलोमीटर पंजाब से लगती है। पंजाब से सबसे कम सीमा लगती है। राजस्थान की हरियाणा से कितनी सीमा लगती है? हरियाणा से, राजस्थान के हरियाणा से 1262 किलोमीटर सीमा है वो हरियाणा से लगती है। राजस्थान की उत्तर प्रदेश से कितनी सीमा लगती है? 877 किलोमीटर सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। चलिए, राजस्थान की मध्य प्रदेश से कितनी सीमा लगती है? 1600 किलोमीटर सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है। चलिए, राजस्थान की गुजरात से सीमा लगती है 1022 किलोमीटर सीमा है वो गुजरात से लगती है। चलिए, राजस्थान में सबसे अधिक मुख्यमंत्री पद पर कौन रहे? राजस्थान में सबसे अधिक मुख्यमंत्री पद पर कौन रहे? यानी मोहनलाल सुखाड़िया, और ये 17 वर्ष राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सबसे कम समय मुख्यमंत्री पद पर कौन रहे? हीरालाल देवपुरा मात्र 16 दिन मुख्यमंत्री रहे थे। तो राजस्थान में सबसे कम मुख्यमंत्री पद पर हीरालाल देवपुरा, और सबसे अधिक मोहनलाल सुखाड़िया 17 साल। पहले आम चुनाव 1952 के समय विधानसभा की कितनी सीटें थी? 160 सीटें थी। तो विधानसभा का पहला आम चुनाव हुआ उस समय, यानी सीटें थी वो 160 सीटें थी। राजस्थान के किस जिले की आकृति घोड़े की नाल के समान है? चित्तौड़गढ़ की आकृति है वो घोड़े की नाल के समान है। चलिए, राजस्थान की किस जिले की आकृति प्याले के समान है? प्याले के समान है किस जिले की आकृति? तो ये सीकर जिले की आकृति है वो प्याले के समान है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष खेजड़ी का वृक्ष है, प्रोसेसिप सिनेरेरिया। प्रोसेसिप सिनेरेरिया, देखिएगा ये इसका बोटनिकल नाम है खेजड़ी का। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है और इसका बोटनिकल नाम है प्रोसेसिप सिनेरेरिया। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश, ये राजस्थान का राज्य गीत है। राजस्थान का राज्य गीत। चलिए, राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक है। उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है कथक। तो राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर है। और महिलाओं का नृत्य और राजस्थानी नृत्यों का सिरमौर है। महिलाओं का नृत्य और राजस्थानी नृत्य का ये क्या है? सिरमौर है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है इसको, प्रातः मोरडी भी कहा जाता है, सोन चिड़िया भी कहा जाता है, सारंग भी कहा जाता है, कूकना भी कहा जाता है, तुकदर भी कहा जाता है, बड़ा तिलोर भी कहा जाता है। देखिए, और माल गोरडी भी कहा जाता है इसको।
तो देखिए राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो गोडाउन है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं इसको, प्रातः मोरडी भी कहते हैं, सोनचिड़िया भी कहते हैं, सारंग भी कहते हैं, कूकना भी कहते हैं, तुगदर बड़ा भी कहते हैं, बड़ा तिलोर भी कहते हैं, माल मोरडी, और इसका बोटिंग नाम है क्रो रियोटिश नाइग्रीसेप्स। क्रो रियोटिश नाइग्रीसेप्स गोडाउन का बोटनिकल नाम। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। गजेला गजेला के नाम से भी जाना जाता है। चिंकारा है राज्य पशु। और राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऊंट। ऊंट और चिंकारा, चिंकारा दोनों राजस्थान के राज्य पशु हैं। ऊंट को बाद में घोषित किया गया था। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोइडे का फूल, टिक्को मेला अंडुलेटा। राजस्थान का राज्य पुष्प है और रोइडे का फूल है और इसका बोटनिकल नाम है टिक्को मेला अंडुलेटा। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। तिबड़ा आएगा दशहरे के पर्व पर की जाती है खेजड़ी के वृक्ष की पूजा। गोगा जी व जुंजार जी का थान किस वृक्ष के नीचे बनाया जाता है? तो गोगा जी व जुंजार जी का थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। गोगा जी व जुंजार जी का थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। खेजड़ी के वृक्ष के अन्य नाम क्या हैं? जाठी, समी, धोकड़ा, पेमे। तो जाटी भी कहते हैं, समी भी कहते हैं, धोकड़ा भी कहते हैं, पेमे भी कहते हैं खेजड़ी के अन्य नाम। मरुसोबा या राजस्थान का सागवान किसे कहा जाता है? रोइडे के वृक्ष को कहा जाता है मरुसोबा या राजस्थान का सागवान। राजस्थान में वर्षा का औसत कितना है? 57 सेमी है। वर्षा का औसत है वो 57 सेमी है, 57-58 सेमी लगभग वर्षा का औसत है। राजस्थान में वर्षा होने वाले दिनों की औसत संख्या कितनी है? 29 दिन। तो राजस्थान में वर्षा होने वाले दिनों की औसत संख्या है 29 दिन। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतरण वाला जिला है, यानी कौन सा जिला है जिसका दैनिक तापांतरण सबसे तेज होता है? जैसलमेर। दैनिक तापांतरण है वो जैसलमेर का है। राजस्थान में 50 सेमी मानक रेखा किसको माना जाता है? राजस्थान में 50 सेमी मानक रेखा किसको माना जाता है? अरावली पर्वतमाला को माना जाता है। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। राजस्थान में 50 सेमी मानक रेखा किसको माना जाता है? अरावली पर्वतमाला को माना जाता है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सम जैसलमेर। सबसे कम वर्षा सम जैसलमेर में होती है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? झालावाड़ जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, झालावाड़ जिले में। राजस्थान में धूल भरी आंधियां सर्वाधिक किस जिले में चलती हैं? धूल भरी आंधियां तो ये श्री गंगानगर में चलती हैं, सबसे ज्यादा धूल भरी आंधियां गंगानगर में। राजस्थान में वर्षा ऋतु कब से कब तक होती है? जून महीने से सितंबर महीने तक राजस्थान में वर्षा ऋतु होती है। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान की किस दिशा में प्रवेश करता है? तो पूर्व दिशा में प्रवेश करता है। बंगाल की खाड़ी का मानसून वह राजस्थान की पूर्व दिशा में प्रवेश करता है। ये डबल प्रिंट हो गया थोड़ा सा, इसको मैं हटा देता हूं। पूर्व दिशा में, और ये भी राजस्थान है। चलिए, अरब सागर का मानसून राजस्थान की किस दिशा में प्रवेश करता है? अरब सागर का मानसून तो दक्षिण पश्चिम दिशा में ये अरब सागर का मानसून है वो राजस्थान में प्रवेश करता है। अरब सागर का मानसून है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवेश करता है, अरब सागर का मानसून। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से तथा बंगाल की खाड़ी के मानसून से। 1 नंबर पर दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से और 2 नंबर पर बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है राजस्थान में वर्षा।
चलिए, भूमध्य सागरीय मानसून राजस्थान की किस दिशा में प्रवेश करता है? भूमध्य सागरीय मानसून है वो राजस्थान की किस दिशा में प्रवेश करता है? पश्चिम दिशा में प्रवेश करता है। पश्चिम दिशा में भूमध्य सागरीय मानसून। सर्दी में बरसात होती है ना। राजस्थान में सर्दियों में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है। कि सर्दियों में जो बरसात होती है उसको मावठ कहा जाता है। काफी बार परीक्षा में पूछा गया। राजस्थान में दक्षिण की ओर से आने वाली आंधी को क्या कहा जाता है? तकाऊ कहा जाता है। दक्षिण की तरफ से आंधी आती है उसको क्या कहते हैं? तकाऊ कहते हैं। देख लीजिएगा। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़ जिला है वो सबसे आर्द्र जिला है। आर्द्र यानी आरार्द्र जिला है झालावाड़। राजस्थान का सबसे आरार्द्र स्थान कौन सा है? तो स्थान माउंट आबू है और जिला झालावाड़ है। राजस्थान का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? ठंडा जिला है चूरू। और गर्म भी है। सर्दियों में बहुत ठंडा रहता है, गर्म भी। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? स्थान है माउंट आबू और ठंडा जिला होता है चूरू। ठंड ज्यादा चूरू में। भारत का सबसे शुष्क राज्य किसको माना जाता है? राजस्थान को भारत का सबसे शुष्क राज्य माना जाता है। राजस्थान का वार्षिक तापांतरण वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वार्षिक तापांतरण चूरू। और दैनिक तापांतरण वाला जैसलमेर था ही। तो वार्षिक तापांतरण चूरू का है। चलिए, राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतरण वाला जिला जैसलमेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? झालावाड़ और बांसवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार झालावाड़ और बांसवाड़ा को कहा जाता है। चलिए, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा विषमता वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर और जैसलमेर। बाड़मेर और जैसलमेर में सबसे ज्यादा वर्षा विषमता देखी जाती है। दोनों जिले हैं। सांबर झील राजस्थान के किस जिले में है? सांबर झील जयपुर जिले में। और ये खारे पानी की झील है। भारत में खारे पानी की आंतरिक सबसे बड़ी झील है। इस यानी देखिएगा, सांबर झील जयपुर जिले में है, खारे पानी की झील है। भारत में खारे पानी की आंतरिक सबसे बड़ी झील है। इस झील का निर्माण चौहान शासक वासुदेव ने करवाया था। ठीक है। फतेह सागर झील राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर में है और मीठे पानी की ये झील है। फतेह सागर झील उदयपुर में है और मीठे पानी की झील है। लूणकरणसर झील राजस्थान के किस जिले में है? तो बीकानेर में है और ये खारे पानी की झील है। लूणकरणसर झील है ना, लूण से ही आप देख लेना। तो ये बीकानेर में है और खारे पानी की झील है। फलोदी झील राजस्थान के किस जिले में है? जोधपुर में है और खारे पानी की झील है फलोदी झील। पचपदरा झील राजस्थान के किस जिले में है? बाड़मेर में है और ये भी खारे पानी की झील है। पंचाबिल ने इसका निर्माण करवाया था। पंचाबिल ने इसका निर्माण करवाया था पचपदरा झील का। चलिए, बाप झील राजस्थान के किस जिले में है? बाप झील है वो जोधपुर में है और खारे पानी की झील है। बाप झील जोधपुर जिले में है और ये भी क्या है? खारे पानी की झील है। चलिए नेक्स्ट। नावा झील राजस्थान के किस जिले में है? ये नागौर में है और ये भी दोस्तों खारे पानी की झील है। चलिए, कोछोर झील राजस्थान के किस जिले की झील है? सीकर जिले की झील है और खारे पानी की झील है कोछोर। सीकर जिले में है कोछोर। पोखरण झील राजस्थान के किस जिले में है? जैसलमेर में है और ये भी खारे पानी की झील है पोखरण झील भी। ताल छापर झील राजस्थान के किस जिले में है? चूरू में है और ये खारे पानी की और ताल छापर अभ्यारण्य भी है, ध्यान रखना। और ताल छापर अभ्यारण्य भी चूरू में ही है। कावोद झील राजस्थान के किस जिले में है? जैसलमेर में है और ये भी दोस्तों खारे पानी की झील है कावोद झील भी। डीडवाना झील राजस्थान के किस जिले में है? नागौर में है और खारे पानी की झील है। नागौर जिले में है और खारे पानी की झील है। कुचामन झील राजस्थान के किस जिले में है? नागौर में और खारे पानी की झील है ये भी। डेगाना झील राजस्थान के किस जिले में है? नागौर में खारे पानी की झील है डेगाना झील भी।
चलिए, रेवासा झील राजस्थान के किस जिले में, सीकर जिले में, और खारे पानी की झील है रेवासा भी। पीथनपुरी झील राजस्थान के किस जिले में, सीकर जिले में, और खारे पानी की झील है पीथनपुरी झील भी। तो पीथनपुरी भी क्या है, सीकर जिले में है, और ये खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में है, जोधपुर जिले में है, और ये मीठे पानी की झील है दोस्तों। कायलाना झील है वो जोधपुर जिले में है और मीठे पानी की झील है। किस झील के पास माचिया सफारी पार्क और कागा की छतरियां हैं। कायलाना झील के पास हैं माचिया सफारी पार्क और कागा की छतरियां कायलाना झील के पास हैं। सिलीसेड झील राजस्थान के किस जिले में, सिलीसेड झील राजस्थान के किस जिले में है, अलवर में है, और मीठे पानी की झील है। ये झील राजस्थान का नंदन कानन भी कहलाती है। तो ये झील है वो राजस्थान का नंदन कानन भी कहलाती है। चलिए, नक्की झील राजस्थान के किस जिले में है, सिरोही जिले में मीठे पानी की झील है। झील के पास अर्बुदा देवी का मंदिर भी है, और ऐसा माना जाता है कि इसकी खुदाई नाखूनों से की गई थी। पिछोला स्थान राजस्थान के किस जिले में, पिछोला झील राजस्थान के किस जिले में है, तो पिछोला झील है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में है और मीठे पानी की झील है। और इस झील का निर्माण राणा लाखा के समय एक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया था। इस झील के किनारे जग मंदिर और जगनिवास नामक महल बने हुए हैं। तो पिछोला झील है वो मीठे पानी की झील है, और इस झील का निर्माण राणा लाखा के समय एक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया। इस झील के किनारे जग मंदिर और जगनिवास नामक महल बने हुए हैं। कोयलायत झील राजस्थान के किस जिले में, बीकानेर में, और मीठे पानी की झील है कोयलायत झील। चलिए, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में, अजमेर में, और ये मीठे पानी की झील है। पुष्कर झील है अजमेर में है और मीठे पानी की झील है। फाय सागर झील राजस्थान के किस जिले में, अजमेर में है और मीठे पानी की झील है फाय सागर झील। चलिए जी, उदय सागर झील राजस्थान के किस जिले में, उदय सागर झील ये उदयपुर में है और मीठे पानी की झील है। और मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने आयड नदी का पानी रोककर इसका निर्माण करवाया था। तो उदय सागर है वो उदयपुर में है, और मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने आयड नदी का पानी रोककर इस झील का निर्माण करवाया था। आना सागर झील राजस्थान के किस जिले में, आना सागर झील ये अजमेर में है, मीठे पानी की झील है। इस झील का निर्माण अजय राज के पुत्र अर्णोराज ने करवाया था। तो अजय राज के पुत्र अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। चलिए, बालसमंद झील राजस्थान के किस जिले में, बालसमंद ये जोधपुर में है और मीठे पानी की झील है। परियार शासक बालक राव ने इसका निर्माण कराया था, और महाराजा सूर सिंह ने अष्टखंबा महल का निर्माण करवाया था। इसके जो बीच में टापू है उस पर अष्टखंबा महल का निर्माण महाराजा सूर सिंह ने करवाया था, और परियार शासक बालक राव ने इसका निर्माण करवाया था। कौन सी झील, बालसमंद झील। राजसमंद झील राजस्थान के किस जिले में, राजसमंद झील की बात करते हैं। राजसमंद जिले में, और ये मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। चलिए, मेवाड़ के राजा राज सिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर इस झील का निर्माण करवाया था। कौन सा, राजसमंद झील का। इस झील का उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है। इस झील का उत्तरी भाग क्या कहलाता है, नौचौकी कहलाता है। 25 काले संगमरमर की चट्टानों पर मेवाड़ का पूरा इतिहास संस्कृत में उत्कीर्ण है, जिसे राज प्रशस्ति कहा जाता है। यानी संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, संसार की सबसे बड़ी ये प्रशस्ति है। तो देखिए, राजसमंद झील की मेवाड़ के राजा राज सिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर इस झील का निर्माण करवाया था। इस झील का उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है। 25 काले संगमरमर की चट्टानों पर मेवाड़ का पूरा इतिहास संस्कृत में उत्कीर्ण है, जिसको राज प्रशस्ति कहा जाता है। संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है ये प्रशस्ति। अमर काव्य वंशावली नामक पुस्तक पर आधारित है, जिसके लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग हैं। झील के किनारे घेवर माता का मंदिर भी है। तो ये राजसमंद झील की विशेषताएं। चलिए, जयसमंद झील राजस्थान के किस जिले में, जयसमंद झील
राजस्थान के उदयपुर में है और इसका दूसरा नाम ढेबर की झील भी है। मीठे पानी की झील है, कृत्रिम झील है, बनाई हुई झील है। मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर बनाया था। झील में छोटे बड़े 7 टापू हैं। सबसे बड़े टापू का नाम 7 टापू हैं। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटे का नाम प्यारी है। तो ये कृत्रिम झील है। कौन सी झील है? राजसमंद झील, नहीं जयसमंद झील, राजसमंद वाली तो राजसमंद में, ये जयसमंद झील है और उदयपुर में ढेबर झील इसका उपनाम है। मीठे पानी की झील है, कृत्रिम झील है। महाराणा जय सिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर बनाया था। झील में छोटे बड़े 7 टापू हैं। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटे का नाम प्यारी है। राजस्थान के किस जिले को झीलों की नगरी कहा जाता है? कौन सा जिला है जिसको झीलों की नगरी कहा जाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। किस झील को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है? मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नंदसमंद झील राजस्थान के किस जिले की जीवन रेखा कही जाती है? नंदसमंद, राजसमंद जिले की जीवन रेखा कही जाती है नंदसमंद झील। किस झील के पानी को शुद्ध दर्पण की संज्ञा दी गई है? गजनेर झील बीकानेर के पानी को, गजनेर झील बीकानेर के पानी को शुद्ध दर्पण की संज्ञा दी गई है। एडवर्ड सागर गैब सागर झील कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। तो डूंगरपुर में स्थित है एडवर्ड या गैब सागर झील। यहाँ पर कालीबाई की मूर्ति और विवेकानंद का स्मारक स्थित है और महाराज गोपीनाथ द्वारा निर्मित बादल महल है। महाराज गोपीनाथ द्वारा निर्मित बादल महल भी है। यहाँ पर कालीबाई की मूर्ति और विवेकानंद का स्मारक भी स्थित है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और 1-2 पल का ब्रेक। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ करके पढ़ते हैं और राजस्थान के प्रश्न। राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान की खारे पानी की झीलें किसका अवशेष हैं? टेथिस सागर का अवशेष है। तो राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान की खारे पानी की झील है वो किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। उत्तर प्रदेश की सीमा से राजस्थान के कौन कौन से जिले मिलते हैं? उत्तर प्रदेश की सीमा से राजस्थान के कौन कौन से जिले मिलते हैं? तो चलिए भरतपुर व धौलपुर जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। राजस्थान के में कितने संभाग हैं? राजस्थान में कितने संभाग हैं? तो दोस्तों राजस्थान में 7 संभाग हैं। राजस्थान में संभाग कितने? 7 हैं। हरियाणा की सीमा से राजस्थान के कौन कौन से जिले मिलते हैं यानी लगते हैं? तो चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, हनुमानगढ़। चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, हनुमानगढ़, ये जो 6 जिले हैं, नहीं 7 जिले हैं वो हरियाणा की सीमा से लगते हैं। राजस्थान की पूर्व दिशा में कौन से राज्य से सीमा लगती है? पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। पूर्व दिशा में राजस्थान की सीमा वो उत्तर प्रदेश से लगती है। राजस्थान के संभागों के नाम बताइए। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर। देखिए जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा, बीकानेर, भरतपुर, ये राजस्थान के 7 संभाग हैं। पंजाब की सीमा से राजस्थान के कौन कौन से जिले मिलते हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़, और सबसे कम सीमा भी राजस्थान की पंजाब से ही लगती है। 2 जिले लगते हैं, एक गंगानगर, एक हनुमानगढ़। राजस्थान का भरतपुर संभाग कब बनाया गया? 4 जून 2005 को राजस्थान का भरतपुर संभाग है वो बनाया गया था। राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है? राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। गुजरात की सीमा से राजस्थान के कौन कौन से जिले मिलते हैं? गुजरात की सीमा से तो देखिए सिरोही, जालोर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। सिरोही, जालोर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ये जो जिले हैं वो
गुजरात की सीमा से लगते हैं। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड का अवशेष है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार। अगला है, गंगानगर जिले की कितनी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर दिशा में सीमा कौन से राज्य से लगती है? पंजाब से लगती है, उत्तर दिशा में पंजाब से। बाड़मेर जिले की कितनी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? 228 किलोमीटर लगती है। चलिए, राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले से लगती है? जैसलमेर से 464 किलोमीटर। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक। 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना? 69 डिग्री 30 से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक। राजस्थान की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले से लगती है? बीकानेर से 168 किलोमीटर। राजस्थान की पश्चिमी सीमा का आखिरी सीमा पर गांव कौन सा है? कटरा गांव, जैसलमेर। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है, 1600 किलोमीटर। राजस्थान की कुल अन्य राज्यों से कितनी सीमा लगती है? 4850। 4850 किलोमीटर सीमा है वो राजस्थान के अन्य राज्यों से लगती है। चलिए, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर है। राजस्थान की पूर्व सीमा का आखिरी गांव कौन सा? पूर्व सीमा का सिलाना गांव, धौलपुर है। सिलाना गांव, धौलपुर। राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कटरा गांव, जैसलमेर और सिलाना गांव, धौलपुर के मध्य देशांतरी विस्तार कितना है? 8.47 है। 8 पॉइंट नहीं, 8 डिग्री 47 देशांतरी विस्तार है। 8 डिग्री 47, यानी कटरा गांव और सिलाना गांव के बीच में 8 डिग्री 47 देशांतरी विस्तार है। राजस्थान के 33वें जिले का नाम बताइए। प्रतापगढ़, और 26 जनवरी 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान का दक्षिण का आखिरी गांव कौन सा? दक्षिण का आखिरी गांव बोरकुंड, बांसवाड़ा में है दक्षिण का आखिरी गांव। राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाता है? कौन सा जिला जो मध्य प्रदेश के साथ कम सीमा बनाता है? भाई, भीलवाड़ा है जो सबसे कम सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ। राजस्थान की उत्तर प्रदेश से सीमा कितनी लगती है? 877 किलोमीटर सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। राजस्थान के 2 जिलों का नाम बताइए जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती। जैसलमेर और बीकानेर की सीमा है वो किसी भी राज्य से नहीं लगती है। ये देखिएगा, राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य से नहीं लगती है, जैसलमेर और बीकानेर की। राजस्थान के 32वें जिले का नाम बताइए। 32वां जिला करौली है और 19 जुलाई 1997 को इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान के उस जिले का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश के साथ झालावाड़। झालावाड़ है, उसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा लगती है। राजस्थान की हरियाणा के साथ कितनी सीमा लगती है? 1262 किलोमीटर सीमा हरियाणा के साथ लगती है। राजस्थान के 31वें जिले का नाम बताइए। हनुमानगढ़, और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1994 को हुई थी। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं पंजाब हरियाणा दोनों से लगती है? पंजाब से भी लगती है, हरियाणा से। हनुमानगढ़ जिला है जिसकी पंजाब और हरियाणा दोनों से सीमाएं लगती हैं। राजस्थान के दक्षिण व दक्षिण पश्चिम में किस राज्य की सीमा लगती है? गुजरात राज्य की सीमा लगती है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में। राजस्थान की गुजरात से कितनी सीमा लगती है? 1022 किलोमीटर सीमा वो गुजरात से लगती है।
राजस्थान का ऐसा जिला जिसकी सीमा हरियाणा व उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है। भरतपुर की सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ लगती है। चलिए, राजस्थान का उत्तर दिशा में आखिरी गांव कौन सा है? कोणा गांव, गंगानगर है। राजस्थान की उत्तर पूर्व दिशा में किस राज्य की सीमा लगती है? उत्तर पूर्व में हरियाणा की सीमा लगती है। राजस्थान का ऐसा जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश दोनों के साथ लगती है। कौन सा जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ लगती है? धौलपुर जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ लगती है। राजस्थान के बोरकोंड गांव बांसवाड़ा से कोणा गांव गंगानगर तक का विस्तार कितना है? 826 किलोमीटर है। 826 किलोमीटर है। राजस्थान का ऐसा जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश व गुजरात दोनों राज्यों के साथ लगती है, ऐसा जिला बांसवाड़ा है जिसकी सीमा गुजरात से भी लगती है और मध्य प्रदेश से भी लगती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्व और दक्षिण में किस राज्य की सीमा लगती है? मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्व और दक्षिण में मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। पाकिस्तान और गुजरात राज्य से लगने वाली सीमा वाले जिले का नाम बताइए। तो पाकिस्तान से भी लगती है और गुजरात राज्य से भी लगती है, बाड़मेर। राजस्थान के कटरा गांव जैसलमेर से सिलाना गांव धौलपुर तक का विस्तार कितना है? 869 किलोमीटर। कटरा गांव जैसलमेर से सिलाना गांव धौलपुर तक का विस्तार है 869 किलोमीटर। चलिए, पाकिस्तान और पंजाब राज्य से लगने वाली सीमा वाले जिले का नाम बताइए। श्री गंगानगर। राजस्थान में जीरा मंडी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। जीरा मंडी जोधपुर में है। माही बजाज सागर सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। माही बजाज सागर सिंचाई परियोजना बांसवाड़ा में है। अगला है, राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में है। राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। राजस्थान में मेवाती बोली बोली जाती है। अलवर भरतपुर में मेवाती बोली बोली जाती है। बेली कृष्ण रुक्मणीरी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है बेली कृष्ण रुक्मणीरी। कोटा बूंदी बारां झालावाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती बोली बोली जाती है। कोटा बूंदी बारां झालावाड़ में हाड़ौती बोली का प्रचलन है। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह थे महाराज प्रमुख। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह थे। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी थी। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए। पहले अध्यक्ष का नाम? कांता भटनागर। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर थी। राजस्थान का दक्षिण में आखिरी बिंदु कौन सा है? बाड़मेर, नहीं भाई, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हटा देता हूँ। बोरकुंड गांव है, बाड़मेर नहीं है। राजस्थान का उत्तर में आखिरी बिंदु कौन सा है? तो उत्तर में आखिरी बिंदु कोणा गांव श्री गंगानगर। और राजस्थान के पश्चिम का आखिरी बिंदु कटरा गांव जैसलमेर। राजस्थान के पूर्व में सिलाना गांव। चलिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर। ये प्रश्न इसी वीडियो में रिपीट हुए हैं। राजस्थान की सीकर जिले का आकार कैसा? अर्धचंद्राकार अथवा प्याले जैसा। ये भी प्रश्न रिपीट है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग है वो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। चलिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कोटा संभाग है वो सबसे छोटा संभाग है जनसंख्या की दृष्टि से। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग में सबसे ज्यादा साक्षरता है। सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला संभाग कौन सा? जनघनत्व है
तो ये जयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। चलिए अब थोड़ा वाद्य यंत्र के बारे में जानकारी लेते हैं। रावण हत्था किस से बनाया जाता है? आधे कटे नारियल की कटोरी से रावण हत्था बनाया जाता है। रावण हत्था है वो आधे कटे नारियल की कटोरी से बनाया जाता है। बगड़ाउतों की कथा में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र को बजाया जाता है बगड़ाउतों की कथा में। खंजरी नामक वाद्य यंत्र का निर्माण कैसे किया जाता है? आम की लकड़ी से खंजरी नामक वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है। अगला है, झांझ वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? पाबूजी के भोपों द्वारा बजाया जाता है। पाबूजी के भोपे हैं, उनके द्वारा झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। चलिए, शिव और गौरी का वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? मांदल को माना जाता है। शिव और गौरी का वाद्य यंत्र मांदल को माना जाता है। बपंग वाद्य यंत्र किस से बनाया जाता है? बपंग वाद्य यंत्र ये कटे हुए तुम्बे से बनाया जाता है। कटा हुआ तुम्बा उससे से बपंग वाद्य यंत्र बनाया जाता है। गिंदड़ नृत्य के समय बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र का नाम बताइए। नगाड़ा नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। गिंदड़ नृत्य के समय नगाड़ा बजाया जाता है। एक अंगुली से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र का नाम बताइए। तंदुरा। एक अंगुली से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र का नाम बताइए। तो तंदुरा है। कालबेलिया द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र का नाम बताइए। पुंगी वाद्य यंत्र को बजाते हैं कालबेलिया। सींग से बनाए जाने वाले वाद्य यंत्र का नाम बताइए। शिंगी। सिंग से बनाए गए शिंगी कहते हैं। सींग से बनाया जाता है। कमायचा वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? 16 तार होते हैं कमायचा वाद्य यंत्र में। चलिए, बपंग किससे बनाया जाता है? कद्दू से बनाया जाता है। बपंग वाद्य यंत्र कद्दू से बनाया जाता है। बांकिया वाद्य यंत्र किस से बनाया जाता है? पीपल की लकड़ी से बनाया जाता है। बांकिया वाद्य यंत्र है वो पीपल की लकड़ी से बनाया जाता है। देखिए, साधु समाज का वाद्य यंत्र किसे माना जाता है? साधु समाज का नागफणी को माना जाता है। साधु समाज का वाद्य यंत्र है नागफणी को माना जाता है। नवरात्रि के समय गाथा गीत गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ढाक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नवरात्रि के समय गाथा गीत गाते समय वाद्य यंत्र जो बजाया जाता है उसका नाम है ढाक वाद्य यंत्र। मोरचंग वाद्य यंत्र को किस से बनाया जाता है? लोहे से बनाया जाता है मोरचंग वाद्य यंत्र। रमझोल वाद्य यंत्र कहाँ पर मुख्य रूप से बजाया जाता है? रमझोल जालौर और बाड़मेर में। रमझोल वाद्य यंत्र जालौर और बाड़मेर में मुख्य रूप से बजाया जाता है। खड़ताल किसकी लकड़ी से बनता है? खैर की लकड़ी से बनाया जाता है खड़ताल। अगला है, मिट्टी का बना हुआ वाद्य यंत्र कौन सा होता है? माटे है वो मिट्टी का बना हुआ वाद्य यंत्र होता है। सफेद संगमरमर कहाँ पर मिलता है? नागौर राजस्थान में। सफेद संगमरमर नागौर राजस्थान में। नागौर जिले का प्रसिद्ध गुसाई मंदिर कहाँ पर है? जुंजाल में है। नागौर जिले का प्रसिद्ध गुसाई मंदिर जुंजाल में है। नागौर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? पशु मेलों के लिए प्रसिद्ध है नागौर जिला। नागौर जिले में रामसनेही संप्रदाय की पीठ कहाँ पर स्थित है? रामसनेही संप्रदाय की पीठ मेड़ता सिटी में स्थित है। नागौर जिले में रामसनेही संप्रदाय की पीठ है वो मेड़ता सिटी में स्थित है। चलिए, बड़े पीर की दरगाह कहाँ पर स्थित है? नागौर में स्थित है बड़े पीर की दरगाह। बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? नागौर जिले में लगता है बलदेव पशु मेला। नागौर जिले का कौन सा स्थान खुशबू वाली मेथी के लिए प्रसिद्ध है? नागौर जिले का कौन सा स्थान खुशबू वाली मेथी के लिए प्रसिद्ध है? जसनगर। चलिए, तेजाजी पशु मेला कहाँ पर लगता है? नागौर जिले में। नागौर जिले में लगता है तेजाजी पशु मेला। नागौर जिले में फूल बावड़ी कहाँ पर स्थित है? छोटी खाटू में फूल बावड़ी स्थित है नागौर जिले में। चार भुजानाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? नागौर जिले में स्थित है चार भुजानाथ मंदिर। सरकी माता का मंदिर कहाँ पर है? डीडवाना झील के पास है सरकी माता का मंदिर। विश्व प्रसिद्ध टंगस्टन की खान कहाँ पर है? नागौर जिले में टंगस्टन की खान विश्व प्रसिद्ध। चलिए, नागौर जिले में नाथों की छतरियां कहाँ पर स्थित है? नाथुन की छतरियां बड़ली गांव में है नाथुन की छतरियां नागौर जिले में। तेजाजी का जन्म स्थान खरनाल कहाँ पर स्थित है? नागौर में है। तेजाजी का जन्म स्थान खरनाल है वो नागौर में है। नागौर
दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सामंत केमास ने करवाया था नागौर दुर्ग का निर्माण। चलिए, अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों वाली छतरी कहाँ पर स्थित है? नागौर जिले में स्थित है। तो अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों वाली छतरी है वो नागौर जिले में स्थित है। नागौर जिले का मकराना गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है मकराना। भक्त शिरोमणि मीराबाई का भव्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेड़ता सिटी में स्थित है भक्त शिरोमणि मीराबाई का भव्य मंदिर। दधी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? गोठ मांगलोद नागौर में स्थित है दधी माता का मंदिर। चलिए, संत हमीदुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है? नागौर जिले में स्थित है। श्री राम पशु मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? किसरिया नागौर जिले में। किसरिया नागौर जिले में। पंचायती राज का उद्घाटन सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? पंचायती राज का उद्घाटन नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का उद्घाटन। प्रथम रेल बस सेवा शुरू की गई मेड़ता सिटी से नागौर। मेड़ता सिटी से नागौर में। मेड़ता सिटी नागौर में प्रथम रेल बस सेवा शुरू की गई। ब्राह्मणी माता का प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है? नागौर जिले में स्थित है ब्राह्मणी माता का प्राचीन मंदिर। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक दरियाव जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? रेण मेड़ता सिटी नागौर। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक दरियाव जी का जन्म स्थान रेण मेड़ता सिटी नागौर। मालकोट किला कहाँ पर स्थित है? मेड़ता सिटी में स्थित है। तो मालकोट किला है वो मेड़ता सिटी में स्थित है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उनको गति देते हैं। पाषाण नर्तक के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से हुए हैं। पाषाण नर्तक के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के नहीं हुए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में शेर का कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, याद रखना। श्रमिक आवास के सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं अवशेष? हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। श्रमिकों के आवास के अवशेष हैं वो हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई। काले पत्थर का शिवलिंग के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से हुए हैं। तो काले पत्थर का शिवलिंग का जो अवशेष है वो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर दयानंद साहनी ने। राय बहादुर दयानंद साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? प्रारंभिक खोज में सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर स्थल सिंधु नदी के आसपास पाए गए थे। तो प्रारंभ में सिंधु घाटी सभ्यता के जो ज्यादातर स्थल थे वो सिंधु नदी के आसपास पाए गए, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी फसल खाद्यान्न नहीं था? चावल खाद्यान्न फसल नहीं था, खाया नहीं जाता था। चलिए नेक्स्ट। 1.5 फीट का पैमाना का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। 1.5 फीट का पैमाना का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, जार है और जार में चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? लोथल। लोथल से अंदर है। चलिए नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? कांस्य युगीन। कांस्य युगीन।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज्यादातर कांसे का उपयोग करते थे। हमारे भी बुजुर्ग जो पहले थे वो कांसे का उपयोग करते थे, कांसे की थाली कचौड़ा जो भी होते थे। जूते हुए खेत के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा की सभ्यता से जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, कालीबंगा की सभ्यता से। चलिए नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने दी थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी थी। किस इतिहासकार ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की राजधानी कहा? पिगट ने कहा था। कौन से इतिहासकार ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की राजधानी कहा? पिगट ने कहा था। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात प्रांत में हुई है। यानी स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज गुजरात प्रांत में हुई है। स्वास्तिक का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है स्वास्तिक का चिन्ह, सांटिया जिसको बोलते हैं स्वास्तिक का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है। तो हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई, वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की सन 1921 में दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। रामपुर की सभ्यता किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे बसी हुई रामपुर की सभ्यता बसी हुई थी। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशाल इमारत कौन सी मानी जाती है? विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता की विशाल इमारत मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावात्मक लिपि थी। भावात्मक लिपि जिसको पढ़ा नहीं गया। किस सिंधु घाट कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चनहुदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान, यानी ईंट गीली होगी और उस पर कुत्ते का छापा छप गया। तांबे के वर्षभ का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? विशेष नहीं, अवशेष हड़प्पा सभ्यता से। तांबे के वर्षभ का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा, भैंसा और हिरण का अंकन हुआ है। व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा और हिरण का अंकन हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार से लिखी जाती थी? बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं और एक से अधिक पंक्तियां लिखने पर पहली पंक्ति दाएं से बाएं, दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी। तो ये जो माउस देख लीजिएगा, ऐसे लिख करके ऐसे करके ऐसे 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 लिखी जाती थी, दाएं से बाएं और एक से अधिक पंक्तियां लिखने पर पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी। अग्निकुंड के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? लोथल और कालीबंगा में अग्निकुंड के अवशेष मिले, लोथल और कालीबंगा में। चलिए, मनके बनाने के कारखाने कहाँ पर मिले हैं? मनके बनाने के लोथल और चनहुदड़ो में मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है वो हड़प्पा है। चलिए नेक्स्ट, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कौन से हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। चलिए, धोती पहने एवं शाल ओढ़े व्यक्ति की मूर्ति का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। धोती पहने और शाल ओढ़े व्यक्ति की मूर्ति का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थान से प्राप्त हुआ है। चलिए, अफगानिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडी गार्क,
और सुरतोगोई, ये अफगानिस्तान में थे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। कौन कौन से नगर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुत कागेंडर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट तथा कुंतासी, ये चारों पांचों क्या थे? बंदरगाह स्थल थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? कई लोगों के दिमाग में ये है कि घोड़े का अवशेष नहीं मिला, लेकिन मिला है। कहाँ पर मिला है? कालीबंगा, लोथल और सुर कोटड़ा से। कालीबंगा से, लोथल से और सुर कोटड़ा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थान रोपड़ किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थान रोपड़ है, वो किस नदी पर है? सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन सी थी? गेहूं और जौ। मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया हुआ है का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। यानी हड़प्पा सभ्यता से मूर्ति जिस स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पावासी चांदी, टिन और सोने का आयात करते थे। याद रखिए, मोस्ट क्वेश्चन है, चांदी, टिन और सोने का। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? सर जॉन मार्शल ने, यानी ये डायरेक्टर थे, खुदाई के निर्देशक कह सकते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की राखाल दास बनर्जी ने सन 1922 में। तो मोहनजोदड़ो की खोज है वो राखाल दास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। सभ्यता में तराजू कहाँ पाया गया है? लोथल में पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू है लोथल में पाया गया है। ताकड़ी। हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां क्षेत्र से। चलिए, प्रसादन, मंजूसा, बंधनी, कान, कुदेरनी, चिमटी का अवशेष किस स्थान से मिला है? हड़प्पा से मिला है। भाई, प्रसादन की पेटी होती थी जिसमें बंधनी, कान, कुर्दनी, चिमटी ये पहले बनाते थे, तो इनका अवशेष कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडन। यानी कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन के नाम से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ। तांबे का रथ। चलिए, कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थान कौन सा है? अल्लाहदीनो। राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा प्रांत में राखी गढ़ी। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। हड़प्पा को वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है? हरियूपिया। हड़प्पा को वैदिक साहित्य में हरियूपिया कहा गया है। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। लोहे से। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल में जॉइंट समाधान, लोथल में। प्राचीनतम कृषक समुदाय का साक्ष्य विशेष सिंधु घाटी सभ्यता अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से प्राप्त है? कि प्राचीनतम कृषक समुदाय का साक्ष्य का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में अंकन नहीं हुआ है? शेर।
पशु में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोरों और टेरिकोटा कलाकृति में अंकन नहीं हुआ, शेर का नहीं हुआ। कौन सी सभ्यता जननी प्रधान सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी वो जननी प्रधान सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में शव को किस प्रकार से दफनाया जाता था? किस प्रकार से दफनाया जाता था? उत्तर से दक्षिण में दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। कार्बन C14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्य कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का साक्ष्य किस स्थान पर मिला है? लोथल में मिला है चावल का साक्ष्य, लोथल में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु के साक्ष्य प्रामाणिक हैं? घोड़े और हाथी के साक्ष्य वो प्रामाणिक हैं। घोड़े के और हाथी के साक्ष्य क्या है? प्रामाणिक हैं। किस सभ्यता में योग का प्रचलन था? सिंधु घाटी सभ्यता में योग का प्रचलन था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। यातायात के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। भट्टों के अवशेष का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से। पहले ये जो पत्थर जलाने के लिए क्या बनाते थे? चूना बालते थे ना, चूना जलाते थे, तो उसके लिए भट्टे बनाते थे। और ईंट पकाने के लिए, जिसको हम राजस्थानी भाषा में कजावा कहते हैं, तो वो बनाते थे। साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। भट्टे बनाए जाते थे पत्थरों के लिए, चूना बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोड दीजिए, वो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है मोहनजोदड़ो की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को की खोज में खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष को पवित्र माना जाता था? पीपल वृक्ष को पवित्र माना जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन और व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन और व्यापार था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख हथियार क्या थे? कुल्हाड़ी, भाला, धनुष, बाण। कुल्हाड़ी, भाला, धनुष, बाण ये था। नक्काशीदार ईंटों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नक्काशीदार ईंटें कालीबंगा की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नक्काशीदार ईंटें। एक बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मछुआरे का अवशेष और मछुआरे के चित्र का अवशेष ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता से बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना हुआ है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल में मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो में। शंख का बना बैल का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। यानी बैल का बना अवशेष, शंख का बना बैल है और उसका अवशेष हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धोलावीरा में चलता है। दवात और मसीपात्र के विशेष कहाँ से प्राप्त हुए? द्वात और मसीपात्र यानी शाही की दवात के चनूद्रो में। लिपस्टिक का साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त होता है? चनूद्रो की सभ्यता से लिपस्टिक का साक्ष्य प्राप्त होता है। लिपस्टिक। मोर की आकृति का मिट्टी के बर्तन के अवशेष कहाँ पर प्राप्त होते हैं? चनूद्रो की सभ्यता में। मोर की आकृति के मिट्टी के बर्तन के अवशेष
एक कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते पक्षी के अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं? चनूद्र में पाए गए हैं, चनूद्र में। अलंकृत हाथी के अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं? अलंकृत हाथी के अवशेष चनूद्र में अलंकृत हाथी के अवशेष पाए गए हैं। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? लाल रंग का उपयोग हुआ। भैया ये सीधी सी बात है, रंग का उपयोग क्या है? बर्तन लाल रंग के होते थे। मिट्टी को जब पकाया जाता है तो वो बर्तन का रंग क्या हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। सीधी सी बात थी वो तो। हम्म पीतल का बना इक्का का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? पीतल का बना इक्का हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। मांडा किस नदी के किनारे था? चेनाब नदी के किनारे था। आज भी गांव में बहुत सारी वस्तुएं वैसी मिल जाती हैं जैसी सिंधु घाटी सभ्यता में थी। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के किनारे स्थित था हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब। मन के बनाने का कारखाना कहाँ स्थित था? चनूद्रो में पाया जाता है मन के बनाने का कारखाना। पहले मन के चलते थे, आजकल मन के नहीं चलते। सीप के आभूषण बनाने का कारखाने सीप के आभूषण बनाने के कारखाने कहाँ पर हैं? चनूद्रो में सीप के आभूषण बनाने के कारखाने थे। हल्की, ये हल्की नहीं, हल की आकृति के खिलौनों के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? बनावली की सभ्यता में हल जो होता है ना, जोता जाता है, उसकी आकृति के खिलौने के अवशेष मिले हैं। हल का पूर्ण रूप अवशेष किस सभ्यता में पाया गया? हल का, ये बनावली में पाया गया है। हल का संपूर्ण रूप से अवशेष, पहले हल जोते जाते थे। पहिए के निशान के अवशेष किस सभ्यता में मिले हैं? बनावली की सभ्यता में पहिए के निशान के अवशेष मिले हैं। चलिए, वर्तिकार चबूतरे ईंटों द्वारा निर्मित के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं वर्तिकार चबूतरे। यानी ईंटों से चबूतरे बनाए जाते थे गोल। अरे भाई गट्टा जिसको बोलते हैं अपने आम भाषा में, पेड़ों के चारों तरफ बनाते हैं ना। गेहूं और जौ के दानों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं गेहूं और जौ के दाने। पहले जौ बाजरा खाते थे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य। और यहाँ तक होता था कि जो महिलाएं बेल बूटे अपने वस्त्रों पर होते थे, जो फूल उकेरे जाते थे, वो भी चांदी के होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? लोहे से। भाई सीधी सी बात है, बहुत साल हो गए तो लोहा है, उसको जंग लग गया होगा, नष्ट हो गया होगा, बाकी परिचित ना हो शायद, ये तो कम ही समझ में आता है। क्योंकि एक तरह से नगरीय सभ्यता कहते हैं, लेकिन गांव में जो चीज़ें मिलती हैं वो वैसे के वैसे। कब्रिस्तान R37 सामान्य आवास के दक्षिण में के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? लोथल है, वो गुजरात में स्थित है। तांबे का वाणागर का अवशेष किस सभ्यता में पाया गया है? बनावली में पाया गया है। तांबे का वाणागर का अवशेष किस सभ्यता में पाया गया? बनावली में पाया गया। कार्नेलियन के मनके का अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं? बनावली में पाए गए हैं कार्नेलियन के मनके। जूते हुए खेत के अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं? बनावली में पाए गए हैं जूते हुए खेत के अवशेष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मातृ देवी की मूर्तियों का पूर्ण अभाव किस सभ्यता में पाया जाता है? रंगपुर की सभ्यता में मातृ देवी की मूर्तियों का पूर्ण अभाव पाया जाता है। अश्व की मरण मूर्तियों के अवशेष की सभ्यता पाए जाते हैं। रंगपुर की सभ्यता में अश्व की मिट्टी की मूर्तियों के अवशेष पाए जाते हैं। अलंकृत और चिकने मर्दभांड के अवशेष की सभ्यता में पाए जाते हैं। रंगपुर की सभ्यता में अलंकृत किए हुए और चिकने मृदभांड मिट्टी के बर्तन है, उनके अवशेष मिलते हैं। ठीकरी मिलती हैं। चावल में बाजरे की भूसी के अवशेष किस सभ्यता में पाए गए हैं? रंगपुर की सभ्यता में चावल में बाजरे की भूसी के अवशेष पाए गए हैं, तूतरा जिसको कहते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। सबसे खोजा गया पुराना शहर हड़प्पा। शिव के नटराज रूप को इंगित करती पुरुष की नग्न प्रतिमा के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता से। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? बैल का सबसे ज्यादा उत्कीर्ण हुआ है। खुरदरे धूसर बर्तन किस सभ्यता में पाए गए हैं? रंगपुर की सभ्यता में खुरदरे और धूल से
जैसे बर्तन पाए गए। चिमनी का साक्ष्य किस सभ्यता में पाया गया है? कालीबंगा की सभ्यता में चिमनी बनाई जाती थी। ये तो भाई पुराने कुछ समय तक, आज से 30-35 साल पहले भी चिमनी का प्रचलन था। आंगन में खाना पकाने का साक्ष्य तंदूर किस सभ्यता में पाया जाता है? तंदूर कालीबंगा सभ्यता में भाई चूल्हा होता था, बड़ा सा चूल्हा, और तंदूर जिसको कहते हैं कुरिया, जिसमें दूध या खिचड़ी पकाई जाती थी, उसको गर्म किया जाता तंदूर, वो उसका नाम कुरिया होता है। आज भी राजस्थानी गाँव में घरों में आराम से मिल जाता है, कई घरों में मिल जाता है, बाकी तो गैस के आने से ये विलुप्त हो गए। बैलगाड़ी के अस्तित्व के प्रमाण किस सभ्यता में पाए जाते थे? बैलगाड़ी तो पहले बहुत चलती थी, कालीबंगा की सभ्यता में बैलगाड़ी होती थी। हवन कुंड के साक्ष्य, हवन कुंड के साक्ष्य किस सभ्यता में पाए जाते हैं? कालीबंगा की सभ्यता में हवन कुंड के साक्ष्य पाए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। अगर सिंधु घाटी सभ्यता को देखना है तो भाई सीधी सी बात है, गाँव की संस्कृति को देखना चाहिए। गाँव की संस्कृति में बहुत सी चीज़ें ऐसी आज भी मिल जाएंगी जो कि यानी पुराने जमाने में चलती थी, सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती जुलती। नगन पुरुष की आकृति, यक्ष की आकृति के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। चलिए, मेष भेड़ की मूर्ति का टुकड़ा का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है, यानी भेड़ की मूर्ति का टुकड़ा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। चलिए, नरकबंध की प्रस्तर मूर्ति का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा सभ्यता है। और नरकबंध की प्रस्तर मूर्ति का सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो में पाया गया वृहत स्नानागार। नेक्स्ट है, कच्ची ईंटों की दीवार अथवा किलेबंदी का साक्ष्य किस सभ्यता में पाया जाता है? कालीबंगा की सभ्यता में पाया जाता है। चारों तरफ परकोटा, कच्ची ईंटों की दीवार, तो ये तो होता था। अग्नि पूजा की जानकारी का साक्ष्य किस सभ्यता में मिलता है? कालीबंगा की सभ्यता में मिलता है, होम जिसको करते थे। पक्की मिट्टी में तांबे से बनी चूड़ियों के अवशेष की सभ्यता में मिलते हैं। कालीबंगा की सभ्यता में पक्की मिट्टी से क्या बनाई जाती थी? चूड़ियाँ, और पक्की मिट्टी में तांबे से बनी हुई चूड़ियों के अवशेष। तांबे के मनके के अवशेष किस सभ्यता में मिले? तांबे के मनके कालीबंगा की सभ्यता में तांबे के मनके मिले हैं। चलिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन किया है? आद्य शिव का अंकन किया गया है सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में। इंद्रगोप के मनके गोलाकार अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं इंद्रगोप के मनके। मणियाँ पहले होते थे। चलिए, लोथल की सभ्यता किस नदी के किनारे थी? भोगवा नदी के किनारे थी लोथल की सभ्यता। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे थी? घग्गर नदी के किनारे थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा से मिला है हल से जोते गए खेत का साक्ष्य। परवर्ती काल में सुरक्षा के साक्ष्य के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं सुरक्षा के साक्ष्य। दो दो फसलों को एक साथ उगाए जाने का साक्ष्य किस सभ्यता में मिलता है? कालीबंगा की सभ्यता में मिलता है, दो दो फसलों को एक साथ उगाए जाने का। सांड की खंडित मृण मूर्ति किस सभ्यता में मिली है? सांड की खंडित मृण मूर्ति कालीबंगा की सभ्यता में मिली है। सांड की खंडित पत्थर की मूर्ति, नहीं मिट्टी की मूर्ति। सिलबट्टे का साक्ष्य किस सभ्यता में मिला? कालीबंगा के साक्ष्य में, कालीबंगा की सभ्यता में। और ये जो अपने गांव में आज भी सिलबट्टे मिलते हैं ना, मिर्च बांट वाला बाठो, जिसको सिलबट्टा कहते हैं, मिर्च बांट करके खाते नहीं है क्या? राजमुंदा का साक्ष्य किस सभ्यता में मिलता है? कालीबंगा की सभ्यता में राजमुंदा का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट है, पत्थर निर्मित मादा जनांग प्रतीक का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से मिलता है।
ताम्र निर्मित मानवीय आकृति का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ताम्र निर्मित मानवीय आकृति का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता से मिला है। हड़प्पा स्थान। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता वो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सभ्यता सिंधु नदी के, हड़प्पा है वो रावी नदी के। भूकंप का प्राचीन साक्ष्य किस सभ्यता में मिलता है? कालीबंगा की सभ्यता में। कालीबंगा की सभ्यता में भूकंप का। ऊंट की हड्डियों का साक्ष्य किस सभ्यता में मिलता है? कालीबंगा की सभ्यता में ऊंट की हड्डियों का साक्ष्य मिलता है। लकड़ी की बनी नालियों का साक्ष्य किस सभ्यता में मिलता है? कालीबंगा की सभ्यता में लकड़ी की नालियां बनी हुई होती थी। अश्व का अवशेष किस सभ्यता में मिला है? घोड़े का अवशेष। कालीबंगा की सभ्यता में घोड़े का अवशेष मिला है। चलिए, सूती कपड़े के अवशेष कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं सूती कपड़े के अवशेष। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। हड़प्पा क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। चूना पत्थर द्वारा निर्मित पुजारी के सर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो की सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ताकि खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी पद्धति थी। उचित समतावादी पद्धति। मेसोपोटामिया की मुहर का साक्ष्य किस सभ्यता में मिला है? मेसोपोटामिया की मुहर का कालीबंगा की सभ्यता में। कालीबंगा की सभ्यता में। चलिए दोस्तों, काफी बड़ा हो गया, ब्रेक देते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और शायद ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ है, लेकिन विराम देते हैं और अगले वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर होते हैं।